Jai Hind. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. आज की इस सेशन में हम सभी ये देखने वाले हैं कि 71st, 72nd, 73rd और जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले वर्षों में होंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स में जो मेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मौर्य कला से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। आज की इस सेशन को देखने के बाद मौर्य कला से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से उसका आंसर राइटिंग कर सकोगे, क्योंकि यह जो कुल नोट्स है, यह नोट्स 10 पेज का है और इन 10 पेज में आपके मौर्य कला से संबंधित जितने भी डायमेंशंस हैं, उन सभी डायमेंशंस पर आंसर उपलब्ध कराया गया है। तो आप आज के इस सेशन को हमारे साथ इस सेशन में रहें और आप अपने 71st बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यह समझ लें कि अगर क्वेश्चंस कला, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र से पूछे जाएंगे तो मौर्य, पाल और पटना कलम से ही क्वेश्चन होंगे। मौर्य कला, पाल कला अथवा पटना कलम। इसके अलावा भी कुछ कला हैं जैसे मधुबनी पेंटिंग, जो कि मधुबनी में फेमस है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या पता कहीं पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम मेंस बीपीएससी 71st बीपीएससी को लेकर के एक डेडिकेटेड सीरीज ला चुके हैं, जिसमें हमने पिछले सेशन में भारत शासन अधिनियम 1919 के ऊपर एक किस तरीके से मॉडल आंसर हम लिख सकते हैं उसको अपलोड करा है। तो आप उसको भी देखें और अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपना सुझाव भी दें, ताकि हम यह समझ सके कि आपको इन क्वेश्चन से बेनिफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि आपके एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा भी मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ, थोड़ा सा भी मैं आपका हेल्प कर सकूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य कला में सबसे पहले जब हम मौर्य कला को देखेंगे, तो मौर्य कला में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स लिखे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले लिखने के क्रम में हम सबसे पहले क्वेश्चन की भूमिका लिखते हैं और सबसे लास्ट में समीक्षा एवं निष्कर्ष लिखते हैं और बीच में हम मेन बॉडी को लिखते हैं। जो भी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा होता है उसको हम बीच में लिखने का प्रयास करते हैं, अर्थात मेन बॉडी के जो पोर्शंस होते हैं उनको हम बीच में लिखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो, फिर मेन बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। इसी तरीके से हम अपना आंसर लिखते हैं। तो अगर मेन बॉडी में विशेषता पूछी जा रही है तो हम विशेषता लिखेंगे। जो भी क्वेश्चंस का डिमांड होगा उस डिमांड को पढ़ करके हम उसका आंसर राइटिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो यह 2 वर्गों में वर्गीकृत है। नंबर 1 है राजकीय कला और नंबर 2 है लोक कला। अगर राजकीय कला की भी बात करें तो इसमें राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार जैसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। जबकि यदि हम लोक कला में चर्चा करें तो स्तंभों के ऊपर जो पशु की आकृति है, जिसका जो फिगर है यह नीचे दिया गया है, आप वेट करेंगे आपको देखने को मिलेगा। और स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो निर्मित मूर्तियाँ हैं, इसके बारे में हम लोक कला में देखने का प्रयास करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप करेंगे और आप यह अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर जरूर जाएंगे कि ये नोट्स आपको लगा कैसा। विस्तार में हम क्या देखने वाले हैं, राजकीय कला को देखने वाले हैं और लोक कला को देखने वाले हैं। राजकीय कला में हम राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार को देखने वाले हैं। साथ ही लोक कला में स्तंभों के ऊपर जो पशु की आकृति है और स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो निर्मित मूर्तियां हैं उसको हम लोक कला में देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम भूमिका किस तरीके से लिखें, तो क्वेश्चन की डिमांड को समझकर भी हम भूमिका लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको एक ओवरऑल भूमिका दिया गया है। आप क्या करेंगे कि जैसे आपसे अगर ये क्वेश्चंस 8 और 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप अपनी भूमिका को जो है वो 20 से 25 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि जो 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 120 से 150 शब्दों में अपना आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि आप इससे ज़्यादा वर्ड्स में लिखने का प्रयास किए
तो हो सकता है कि आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ा हेक्टिक सिलेबस होता है और सारे क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तभी आप अपने एग्जामिनेशन में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि यदि 7 और 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप अपनी भूमिका को इसी में से लिखेंगे, लेकिन आप कम लिखेंगे, 20 से 25 शब्दों में लिखेंगे। आप उन 20 से 25 शब्दों को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ एक ओवरऑल भूमिका दिया गया है। ओके, आप किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे? कला किसी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि से मौर्य कला को भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व रहा है। अब क्या लिखा हुआ है? कला किसी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही इस दृष्टिकोण से मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है। ठीक है, आप इन वर्ड्स का अगर चुनाव करते हैं तो आपका आंसर जो है वो बेहद आकर्षक देखने को लगेगा। इसीलिए आपको यह सलाह दिया जाता है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें, ताकि आपको यह समझ, अभी तो खैर एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है जो 71st बीपीएससी की एग्जामिनेशन में है, लेकिन वैसे एस्पिरेंट्स जो 72nd 73rd की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ ले कम से कम, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि अपने आंसर्स को लिखना कैसे है। वहाँ से आपको लिखने की कला सीखने को मिलती है। भले क्वेश्चंस तो वहाँ से देखने को मिलते ही हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से लिखेंगे ये कला आपको एनसीईआरटी से सीखने को मिलती है। ओके, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी के जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त होती है। इसके जस्ट बाद यहाँ लिखा हुआ है कि मौर्य कला के, यह हमारी भूमिका थी, मौर्य कला के स्थानीय एवं कुछ विदेशी प्रभाव से कला का जो स्वरूप आज विकसित हुआ है उसे कला समीक्षक जो है वो 2 रूपों में बांटते हैं। कितने रूपों में देखते हैं? 2 रूपों में बांट कर देखते हैं। आपको पता है कि नंबर 1 में क्या है? राजकीय कला है, और नंबर 2 में क्या है? लोक कला है। आप यहाँ हैंड राइटिंग पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैं फिंगर से लिख रही हूँ। ओके, यहाँ कोई पेन नहीं है। तो आप राजकीय कला और लोक कला, यह जो इस 2 रूपों में इसको बांटने का प्रयास किया गया है। राजकीय कला के अंतर्गत वह स्वरूप है जो राजकीय प्रश्रय में विकसित हुआ। राजकीय प्रश्रय में जो विकसित हुआ कला का स्वरूप है वही हम राजकीय कला के अंतर्गत देखते हैं, जो कि राजप्रसाद, स्तूप, मूर्त और गुहा विहार जैसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोक कला में यदि देखें तो कला का वह स्वरूप है लोक कला जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा विकसित हुआ है, और इसमें जो मूर्ति है उसके ऊपर जो पशु की आकृति है वह भी देखने को मिलती है। इस तरीके से हमने इसको क्या करा? 2 रूपों में देखने का प्रयास करा। आगे है कि मौर्य कला के विभिन्न विशेषताओं को निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है। अब ये विशेषताएं 2 है। किस तरीके से? एक स्थापत्य कला और दूसरा मूर्ति कला। स्थापत्य कला को हम राजकीय कला का रूप भी मानते हैं और मूर्ति कला को हम लोक कला का रूप मानते हैं। मुख्य रूप से स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार को हम देखते हैं, जबकि आपको पता है कि लोक कला में मूर्ति के ऊपर जो बनी पशु की आकृति है और जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं उनको हम लोक कला के अंदर रखते हैं। यदि हम आगे देखें, यही कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ओके, यदि हम राजप्रसाद के ऊपर चर्चा करें तो राजप्रसाद में आप देखेंगे कि इसकी जो अवस्थिति है इसके ऊपर भी हम देखेंगे। ओके, राजप्रसाद में आप क्या देख रहे हैं कि राजप्रसाद में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अवस्थिति क्या है और यह लोकेटेड कहाँ है। तो यह पटना के कुम्हरार में लोकेटेड है। कहाँ है? पटना के कुम्हरार में। ओके, इसके बाद हम इसके विभिन्न उल्लेख को देखेंगे, फिर संरचनात्मक विशेषताओं को देखेंगे। अब हम राजप्रसाद की अवस्थिति की यदि चर्चा करें तो यह बिहार के पटना के कुम्हरार में अवस्थित है। कहाँ है? पटना के कुम्हरार में। आगे अगर हम इसके विभिन्न उल्लेख पर चर्चा करें तो आपको पता है कि एरियन, जो कि एक यूनानी यात्री थे, उन्होंने कहा था
कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की भव्यता का जो मुकाबला है वह सूसा एवं एकवटना में स्थित राजप्रसाद भी नहीं कर सकते हैं। सूसा एवं एकवटना में जो स्थित राजप्रसाद की मूर्तियां है वह भी नहीं कर सकता है इसका मुकाबला। ओके, ऐसा किसने कहा है? तो यूनानी यात्री एरियन ने कहा है। आप इसको ध्यान में रखेंगे इस कोट को। आगे जो फायान चीनी यात्री थे उन्होंने कहा है कि गुप्त वंशीय शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके समय में भारत आया और राजप्रसाद को देवताओं के द्वारा निर्मित बताएगा। उन्होंने ऐसा कहा है कि यह जो राजप्रसाद है वो देवताओं द्वारा निर्मित है या मानव द्वारा निर्मित नहीं हो सकता है, इतना भव्य है। ऐसा किसने कहा है? तो फायान ने कहा है जो एक चीनी यात्री थे। आगे पतंजलि ने कहा है जो कि महाभाष्य के रचयिता हैं, उन्होंने कहा है कि मौर्य राजप्रसाद की प्रशंसा की है। इन्होंने भी मौर्य राजप्रसाद की प्रशंसा की है। ओके, अब अगर हम इसके संरचनात्मक विशेषताओं के ऊपर देखें तो आपको यह दिखाई दे रहा है कि यह एक सभा भवन है। ओके, और इसमें 80 स्तंभों वाला एक यह जो स्तंभ है यह इस प्रकार से 80 स्तंभ है। आप इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 80 स्तंभों वाला यह एक राजभवन है, सभा भवन है। और इसकी जो छत है वह लकड़ी की बनी हुई है। इसकी जो छत है एवं फर्श है वह लकड़ी की बनी हुई है। ओके, यही यहाँ लिखा गया है कि राजप्रसाद के भीतर कई विशाल कक्षों में से एक 80 स्तंभों वाला सभा भवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसकी छत एवं फर्श जो है वह लकड़ी की बनी हुई है। यदि हम पाटलिपुत्र नगर के ऊपर चर्चा करें तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में नगर की विशालता एवं नगर नियोजन की व्याख्या की है। अगर हम संरचनात्मक विशेषताओं के ऊपर देखें तो यह एक प्राचीन दुर्ग है। बीच बीच में तीर चलाने के लिए खाली स्थान भी है। साथ ही प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट चौड़ी खाई है। नगर के प्रवेश हेतु 64 प्रवेश द्वार भी हैं। ओके, इसके साथ ही अगर हम आगे देखें, यदि हम स्तंभ के ऊपर देखिए तो राजप्रसाद की विशेषताएं थी। अगर हम स्तंभ को देखें तो जो स्तंभ है वह मौर्यकालीन, कब, जस्ट वेट अ मिनट, यह मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण है मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह हमारा स्तंभ है। यह स्तंभ मुख्यतः अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित करवाए गए थे। यह भी 2 प्रकार के, एक लिपिबद्ध स्तंभ है और दूसरा सादा स्तंभ है। यदि हम लिपिबद्ध स्तंभ की बात करें और सादे स्तंभ की बात करें तो जो सादा स्तंभ है इसकी यह जो है वह बसाद एवं रामपुरवा में स्थित है। ओके, यदि हम इसकी संरचनात्मक विशेषताओं की बात करें तो यह जो स्तंभ है आप जो चित्र में देख पा रहे हैं, यह जो स्तंभ है वह एक ही पत्थर से निर्मित है। ओके, यह क्या है? एक ही पत्थर से निर्मित है, एक ही पत्थर द्वारा निर्मित है, 81वां पत्थर से निर्मित है। अधिकांशतः इसमें लाल बलुआ पत्थर जो चुनार यूपी से प्राप्त होता है और मथुरा यूपी से प्राप्त होता है वहाँ से लाया गया है और इसको बनाया गया है। यह स्तंभ लगभग गोलाकार था और स्तंभों की जो लंबाई है 20 से 50 फीट एवं जो वजन है वह 50 टन है। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है जैसे किसी धातु से निर्मित हो, इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन बना हुआ किससे है? बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर से। आप चित्र को इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे? तना बना लेंगे। यह चित्र कुछ ज़्यादा ये नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से बना लेंगे। अब यह जो भाग दिख रहा है वह तना का भाग दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने डेकोरेट कर रखा है। यह जो भाग है वह तना का भाग है, आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर जो यह भाग है यह मेखला है। इसके जस्ट ऊपर जो है वो उल्टा कमल बनाया गया है। ओके, यह जो भाग है मेखला का, इसके जस्ट ऊपर उल्टा कमल है। इसके ऊपर यह जो है उसको कंठ कहते हैं और यह जो है वह चौकी है। ओके, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक पशु की आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये एक पशु आकृति है। इस तरीके से क्या है कि आप इस चित्र को बना सकते हैं। चित्र बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ा आसान है।
ओके, आप अपने हिसाब से इस चित्र को और अच्छे से बना सकते हैं। ये हमने बनाया तो हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ हो। ओके, आप इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छे चित्रकार नहीं हूँ, तो इसको बनाने में हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेहतर नहीं समझ में आ रहा हो, ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम स्तंभ की संरचना को बात करें तो मुख्य रूप से यह दो भागों में देखा जा सकता है, एक शीर्ष का और दूसरा तना। शीर्ष जो ऊपर वाला भाग था और तना जो नीचे वाला भाग है। इसकी तना के बारे में यदि बात करें तो इसकी चौड़ाई नीचे से ऊपर की ओर कम होती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे है, यह नीचे क्या है कि इसकी जो चौड़ाई है वह ज़्यादा है और ऊपर जाते जाते यह कम होते जा रही है। ओके, यह ऊपर जाते जाते क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, यह जो है हमारा तना का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, तना का पोर्शन है। और जो शीर्ष है, यह शीर्ष पर क्या है कि सबसे पहले स्तंभ के शीर्ष पर बने कंठ के ऊपर जो चौकी पर निर्मित पशु की आकृति है, वह मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। यदि तना की बात करें तो यह नीचे से ऊपर जाते हुए पतला होता जा रहा है। सबसे पहले मेखला, फिर उल्टा कमर, फिर कंठ, फिर चौकी, और उस चौकी के ऊपर पशु की आकृति बनाई गई है। इस तरीके से इसकी अवस्थिति है। ओके, अब यदि हम आगे स्तूप के बारे में चर्चा करें तो यद्यपि मौर्य काल से पूर्व ही स्तूप का निर्माण होता था, परंतु मौर्य काल में स्तूपों का व्यवस्थित एवं संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ। स्तूप बौद्ध कला के रूप है जिसके तहत बुद्ध के अवशेषों एवं प्रतीकों की पूजा की जाती है। मौर्यकालीन स्तूप निर्माण के संदर्भ में शासक अशोक का उल्लेखनीय स्थान है और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। यह वर्णन अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। मौर्यकालीन स्तूपों में सांची, भरहुत व राजगृह की स्तूप उल्लेखनीय है, जिसमें सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, जो इसकी महत्वता एवं उत्कृष्टता का प्रमाण देती है। यदि हम स्तूप की संरचना की बात करें तो स्तूप को आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं। जस्ट वेट एंड ओके, चलिए देखते हैं। स्तूप की संरचना की बात करें तो यह कुछ हमारे स्तूप की संरचना है। आप इसको चित्र में भी देख सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि इसको भी बनाना आसान है यदि आप टेक्निक्स से बनाते हैं तो। इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्तूप को बना सकते हैं। अब स्तूप में आप देख पा रहे हैं कि यह जो है वह तोरण है, जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं। वेदिका का मतलब है कि स्तूप के चारों ओर से जो निर्मित घेरा है उसको हम वेदिका बोलते हैं। ओके, आगे यदि हम बात करें तो मौर्य कला में सांची स्तूप स्थित स्तूप की वेदिका लकड़ी द्वारा निर्मित थी। किसकी द्वारा निर्मित थी वेदिका, तो लकड़ी द्वारा निर्मित थी। यह जो वेदिका है किसके द्वारा निर्मित है, लकड़ी के द्वारा निर्मित है। इसे शुंग वंशीय शासक जो पुष्यमित्र थे, आप जानते होंगे कि शुंग वंश के जो शासक थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा इस पत्थर का उनके द्वारा पत्थर का इसे बनवाया गया था। इसके बाद प्रदक्षिणा पथ है जो चबूतरे एवं वेदिका के मध्य स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु निर्मित स्थान है। मेढी चबूतरा जिस पर अर्धचंद्राकार गुंबद अवस्थित है और अर्धचंद्राकार गुंबद जिसमें अंदर की छत जो है वो ईंटों से तथा बाहर पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था। ओके, इस तरीके से हमने स्तूप के बारे में देखा, आगे भी देखेंगे। पहले इस चित्र को देख लेते हैं। आप यह देख पा रहे होंगे कि यह जो प्रवेश द्वार है उसको हम तोरण कहते हैं। यह जो भाग है, ओके, और यह जो भाग है वह वेदिका का भाग है। इसके जस्ट ऊपर जो यह बगल से भाग आपको दिख रहा है वह प्रदक्षिणा पथ है। यह जो भाग आपको दिख रहा है बगल से वह प्रदक्षिणा पथ है। ओके, यह जो भाग दिख रहा है आपको वो प्रदक्षिणा पथ का भाग है। ओके, इसके बाद आप इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ चबूतरा बना हुआ है। इसके बाद आप यह देख पाएंगे कि यह जो है वह अंडाकार है, इसको अंड बोलते हैं। और इसके ऊपर यह जो बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हर्मिका बोलते हैं। ठीक इसके ऊपर यष्टि और यह जो तीन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यह तीन छत्र
श्रद्धा, सम्मान और उदारता को प्रदर्शित करता है। ओके, इस तरीके से अगर हम देखें आगे, अब अगर हम हर्मिका के ऊपर चर्चा करें तो हर्मिका अंड के ऊपर जो पेटी नुमा संरचना है जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे उसको हम हर्मिका कहते हैं। छत्र एवं यष्टि हर्मिका के ऊपर छत्र के 3 पक्ष श्रद्धा, सम्मान और उदारता देखने को मिलते हैं, जो कि प्रतीक धारण करने हेतु यष्टि का निर्माण किया गया है। आगे यदि हम इसको देखें कि जो विहार है, आप जानते हैं कि यह जो विहार है इसकी अवस्थिति एवं उदाहरण को देखेंगे और अनेक संरचनात्मक विशेषताओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, विहार आप जानते हैं कि मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास करने का जो स्थल है उसी को हम विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। चट्टानों को काटकर गुफा विहार का निर्माण करवाया गया था, जहां बौद्ध भिक्षु आकर के ठहरते थे, वहां उनका निवास स्थल था। इसकी जो मुख्य अवस्थिति है वह गया विहार है, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के लिए जो गया है वह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ओके, नेक्स्ट प्रमुख गुफा विहार की अगर बात करें तो बराबर की पहाड़ी स्थित जो गुफा विहार है, अशोक द्वारा निर्मित बराबर पहाड़ी स्थित गुफाओं में सुदामा एवं कर्ण चौपर गुहा विहार आते हैं, जिसे उन्होंने आजीवक संप्रदाय को प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था? तो आजीवक संप्रदाय को प्रदान किया था। इन गुफाओं में सुदामा गुफा अशोक कालीन सबसे प्राचीन गुहा विहार है। ओके, यदि हम नागार्जुन पहाड़ियों से स्थित नागार्जुन पहाड़ियों में स्थित गुहा विहार की बात करें तो अशोक के पौत्र जिनका नाम था दशरथ द्वारा निर्मित इन गुहा विहारों को आजीवकों को दान में दे दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख गुहा विहार निम्न हैं। एक है गोपी गुफा, दूसरा है लोमस ऋषि या गुफा और तीसरा है बर्थिका गुफा। ओके, अगर हम इसके संरचनात्मक विशेषताओं की बात करें तो इसमें 2 कमरे, 4 चतुर्भुजाकार कमरे और बेलनाकार छत, दीवारों पर छत पर चमकदार पॉलिश और द्वार जो है वह लकड़ी का बना हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम यह जो बात थी वह स्थापत्य कला का था। ओके, ऊपर जो बात हम कर रहे थे वह स्थापत्य कला से संबंधित। मौर्य कला में हम इसके 2 पक्ष देख रहे थे, एक था स्थापत्य कला, इससे संबंधित टॉपिक्स को हमने कंप्लीट करा, जिसमें सबसे पहले हमने राजप्रसाद देखा। ओके, राजप्रसाद के बाद हमने स्तंभ, स्तूप और सबसे लास्ट में हमने गुहा विहारों को भी देख लिया। ओके, अब हम चर्चा करने वाले हैं मूर्ति कला के ऊपर। किसके ऊपर? मूर्ति कला के ऊपर, जो कि एक लोक कला है। और हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? मूर्ति कला के ऊपर, जो कि एक लोक कला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मूर्ति कला है वह 2 प्रकार से है। एक है स्तंभ के ऊपर जो पशु की आकृति है वो, और दूसरा जो है वह स्वतंत्र कलाकारों द्वारा कुछ निर्मित मूर्तियां हैं उनके ऊपर। तो जो स्तंभ के ऊपर पशु की आकृति है उसमें यदि हम देखें तो मौर्य कला के विभिन्न रूपों के अंतर्गत मौर्य कला में मूर्ति कला भी उत्कृष्ट रूप से विकसित हुई। हड़प्पा के उदाहरणों को छोड़कर मौर्य काल से ही मूर्ति कला की विशेषताओं एवं रूपों को हम 2 संदर्भों में देख सकते हैं। एक तो है वो जो स्तंभ के ऊपर जो पशु की आकृति है, और दूसरा वो है जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। इस तरीके से स्तंभ के ऊपर यदि पशु आकृति को देखिए तो मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत राजकीय कला जो मूर्ति कला का प्रमाण है वहाँ भी हम स्तंभों के भागों को देख सकते हैं और उसमें भी पशु आकृतियों को देख सकते हैं, जो कि एक सर्वाधिक उत्कृष्ट भाग मानी जाती है। इसमें हम मुख्य रूप से सिंह, वृषभ और हाथी की मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। स्तंभों के ऊपर बने जो पशु की आकृतियां हैं उनमें सर्वाधिक जो चर्चित हैं वो सारनाथ स्थित स्तंभ है, जिसके ऊपर सिंह की आकृति देखने को मिलती है। इसकी विशेषताएं भी निम्नवत है। यहाँ 4 सिंह जो है वो एक दूसरे के पीठ सटाए चारों दिशाओं में मुख किए बैठे हुए हैं। चौकी पर निर्मित 4 पशुओं की आकृतियों में बैल, घोड़ा, सिंह एवं हाथी एवं
हाथी जो है वो देखने को मिलता है। और इसके मध्य 4 चक्र की आकृतियां बनी हुई हैं जो बुद्ध के जीवन के चरणों का प्रतीक है। चक्र में कुल 24 तीलियां बनी हुई हैं और 24 तीलियों वाले इस चक्र को भारतीय ध्वज के मध्य में भी स्थान प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि जो भारत का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसमें भी जो बीच में है वह 24 चक्र को क्या किया गया है, लिया गया है। इसे भारत सरकार के प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है और राष्ट्रध्वज तिरंगे के चक्र में भी इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत सरकार के प्रतीक के रूप में भी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के चिन्ह को अपनाया गया और मौर्य कला के गौरव का प्रतीक है, जिसका आधार बिहार की भूमि है। अब अगर हम इसके कुछ उदाहरण को भी देखें तो इन उदाहरणों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यह जो उदाहरण है यह आप देख सकते हैं कि अगर पहले हम देखेंगे राज्य, फिर अवस्थिति, फिर पशु आकृति और सबसे लास्ट में मुख्य जो इसके तथ्य हैं वो बिहार में लौरिया नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा और बसाद से इसका प्रमाण देखने को मिलता है। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह की आकृति, अरेराज में वृषभ की आकृति, रामपुरवा में भी बैल अर्थात वृषभ की आकृति और बसाद से सिंह की आकृति देखने को मिलती है, जो सबसे सुंदर मौर्य कला के स्तंभ माने जाते हैं। और जो बसाद से सिंह की आकृति मिलती है वो प्राचीनतम एवं सादा मौर्य कला के स्तंभ माने जाते हैं। यूपी से अगर बात करें तो संकिसा नामक जगह पर सिंह की पशु आकृति देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य कला के अंतर्गत विभिन्न स्तंभों के ऊपर जो पशु की आकृतियां हैं वह विभिन्न रूपों में तथा इनसे आगे मूर्ति कला को विषय वस्तु का योगदान मिला है। इसके साथ ही यदि हम देखें कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो निर्मित मूर्तियाँ थी उनकी विशेषताएं क्या थी, तो यह इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह लोक कला का भी यह भी क्या है, लोक कला का ही स्वरूप है, जिसके माध्यम से भारतीय जनजीवन में विभिन्न पक्षों के अंकन होता है। और मौर्य मूर्ति कला के तहत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो निर्मित मूर्तियां हैं वो उनका उल्लेखनीय स्थान है। इन मूर्तियों में जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है वह भी विशेष चर्चा में रहती है, जो एक प्रकार के लोक जीवन में प्रचलित प्रतीकों के सूचक एवं लोक धर्म के आधार है। यह मान्यता है कि इन्हीं मूर्तियों में ने आगे चलकर देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण की परंपरा जो है उसका विकास हुआ है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति से ही आगे चल कर के जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने की जो परंपरा है उसका विकास इन्हीं से हुआ है। चमकदार पॉलिश एवं जीवंत अभिव्यक्ति यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की विशिष्टता है कि यह जो महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है वो चमकदार पॉलिश एवं जीवंत प्रतीत होती है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं और यह जो मूर्ति है वो कहाँ देखने को मिलते हैं इसके बारे में एक नीचे चार्ट है, आप इसको देख लें। ओके, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दीदारगंज जो कि पटना बिहार में है, यहाँ यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है। इसकी विशेषता यह है कि यह चामर ग्रहणी यक्षिणी मूर्ति है। हल्के भूरे रंग के बलुआ पत्थर द्वारा इसे निर्मित किया गया है। 5.5 फुट की यह मूर्ति है और चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है और नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी इसमें देखने को मिलती है। विसनगर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसकी जो लंबाई है वह 6 फुट और 7 इंच है। इसकी मुख और जो भुजा है वह खंडित है। बलुआ पत्थर द्वारा इसका निर्माण किया गया है और चमकदार पॉलिश इस पर भी किया गया है। यदि हम परखम मथुरा में से जो यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है उसके ऊपर बात करें तो यह 7 फीट ऊंची है, मुख एवं भुजा खंडित है, मौर्यकालीन वेशभूषा है और बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। इसके साथ ही राजघाट वाराणसी उत्तर प्रदेश से यक्ष की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसमें 3 मुखों वाला एक यक्ष है। निर्माण प्रक्रिया में बलुआ पत्थर का प्रयोग है। पॉलिश चमकदार पॉलिश का प्रयोग है। ओके, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के अतिरिक्त भी लोक कला के तहत कई अन्य मूर्तियाँ मिलती हैं जिन्हें हम निम्न रूप में देख सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ मूर्तियाँ हैं, उसको भी हम इस चार्ट में देख सकते हैं। ओके, इसका जो स्थान है वह बुलंदी बाग पटना बिहार है। यह जो मूर्ति है वह नारी एवं बालक की मूर्ति है और इसमें मातृत्व एवं वात्सल्य का भाव देखने को मिलता है।
आगे कालसी देहरादून उत्तराखंड में हाथी की मूर्ति देखने को मिलती है जिसको पत्थर द्वारा काटकर बनाया गया है। आगे लोहानीपुर पटना में जैन तीर्थकर की मूर्ति देखने को मिलती है जो नग्न है, भुजा नहीं है, पैर और जंघा जो है वो खंडित देखने को मिलती है। धौली उड़ीसा में हाथी, यह जो हाथी है वह चट्टान काटकर हाथी का चित्रण किया गया है। सूंड एवं पैर का कलात्मक व स्वाभाविक निर्माण किया गया है और सूंड एक जैसा कुछ लपेटा हुआ देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे देखें। अब लास्ट में हम इसके समीक्षा को लिखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक रह जाता है, उसको भी हम लिखेंगे। ओके, जो कि किस तरीके से ईरानी कला जो है उसके ऊपर उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले इसकी समीक्षा किस तरीके से लिखेंगे इसको देख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को लिख लेना, फिर उसके मेन बॉडी को लिख लेना और लास्ट में कंक्लूजन को लिखना उतना ही ज़रूरी होता है। यदि आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ओके, और आपका स्वागत अच्छे से हुआ, तो आप यह समझेंगे कि आगे जो हमारा रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर हमारा स्वागत अच्छे से होता है तो हो सकता है कि भोजन भी अच्छा होगा। और जब हम भोजन कर लेते हैं तो लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या करते हैं कि हम उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं इतना अच्छा भोजन कराने के लिए, और लास्ट में हम उसी हिसाब से उनको टिप्स भी देते हैं। अब इसी तरीके से जब हम इंट्रो अच्छा लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि आगे यह देखने का प्रयास कर। ओके, इसी तरीके से जब हम इंट्रो अच्छा लिखते हैं तो क्या होता है कि हमारी मेन बॉडी को पढ़ने में जो कॉपी चेक करने वाले होते पढ़ते हैं, और फिर जब लास्ट में हम कंक्लूजन भी अच्छा लिखते हैं तो हमारा मार्क्स जो है वो बेहतर मिल पाता है। समीक्षा में यदि हम चर्चा करें तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य कला में मूर्ति कला के विकास को भी व्यापकता मिली। विशेष कर इस कालखंड में नए तत्व का समावेश हुआ जिससे मूर्ति कला के स्वरूप को व्यवस्थित होने से मदद मिली। न सिर्फ स्तंभों के ऊपर राजकीय कला के अंतर्गत मूर्तियाँ बनी, बल्कि लोक कला के तहत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा भी मूर्ति कला में विकास हुआ और इसको गति मिली। इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि मौर्य कला की मूर्तियों के अंतर्गत मूर्तियों का स्वरूप जो आज हमें देखने को मिलता है यह प्रारंभिक स्तर का रहा। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन आगे चलकर मौर्योत्तर काल में मथुरा और जो गांधार कला में मानव मूर्तियों का निर्माण हुआ वो व्यवस्थित और व्यापक रूप से होने लगा। मौर्यकालीन पशु आकृतियों की जहाँ तक बात है वे काफ़ी हद तक स्वाभाविक एवं विकसित थी। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि मौर्य मूर्ति कला के विकास की दृष्टि से अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है। पूछा जाता है कि भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ से आप की पॉइंट्स क्या पता किए कि हमें भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण को देखना है। किसको देखना है? कारण को देखना है, और मृदा अपरदन के प्रकार को देखना है। क्या देखना है? मृदा अपरदन के प्रकार को देखना है, और साथ ही इसके संरक्षण के उपाय को, मृदा संरक्षण के उपाय को। तो आप यहाँ से की पॉइंट्स निकाले कि एक तो कारण लिखना है, ठीक, एक क्या लिखना है? कारण लिखना है। दूसरा क्या लिखना है? प्रकार लिखना है, ओके, और तीसरा क्या लिखना है? संरक्षण के उपाय लिखना है। इस तरीके से आप यह देख पा रहे हैं कि कारण, प्रकार और उपाय, इन तीनों टॉपिक्स को मुख्य रूप से हमें 8 मार्क्स के लिए लिखना है। और 8 मार्क्स के लिए आंसर लिखने का सही मतलब यह है कि आप 120 से लेकर के 150 वर्ड्स तक लिखेंगे, ओके। आप 120 से लेकर के 150 शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे। हमने भूमिका, क्योंकि आपको पता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंट्रो, ओके। इंट्रो के बाद हम लिखते हैं मेन बॉडी। क्या लिखते हैं? मेन बॉडी। और मेन बॉडी लिखने के जस्ट बाद हम सबसे लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन, ओके। कंक्लूजन लिखते हैं सबसे लास्ट में। जो मेन बॉडी का पोर्शन होता है उसी में हम लिखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन का डिमांड है। जैसे इस क्वेश्चन में 3 डिमांड थे, एक था कारण, दूसरा है प्रकार और तीसरा है उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय। इन तीनों डिमांड्स को हम मेन बॉडी में लिखेंगे, ऊपर इंट्रो और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंट्रो और कंक्लूजन जो होगा वो इन्हीं मेन बॉडी के टॉपिक से रिलेटेड होगा। हमने आंसर लिखा कि मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी हटाई जाती है। मतलब मिट्टी हटाने की जो प्रक्रिया है, पृथ्वी की सतह से मिट्टी हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। यह पानी, बर्फ, हवा
और गुरुत्वाकर्षण सहित कई कारकों के कारण हो सकता है। ऐसा हमने क्या लिखा, भूमिका में लिखा। इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है 2 लाइन कि मृदा अपरदन के मुख्य कारण। हमें क्या लिखना था, भूमिका तो हमने लिख लिया, अब हमें कारण लिखना था। क्या लिखना था, कारण लिखना। में हम यह देखेंगे कि मृदा अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। मुख्य कारणों की यदि चर्चा करें तो मुख्य कारण है अनियोजित कृषि पद्धतियाँ। क्या है, अनियोजित कृषि पद्धतियाँ, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियाँ और अनुचित सिंचाई जो है वो मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं। अब ये कारण जो है आप इसमें शब्दों का चुनाव भी सही तरीके से करेंगे। ऐसा ना कि शब्द हम लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं और शब्दों का चुनाव उस तरीके से कर रहे हैं। आपको थोड़े से स्टैंडर्ड वर्ड चूज़ करने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ अनियोजित कृषि पद्धतियाँ, ओके, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियाँ और अनुचित सिंचाई जो है ये मृदा अपरदन के कुछ प्रमुख कारण हैं। अब इन्हीं कारणों को हमने क्या करा, एक फ्लो चार्ट में दिखाने का प्रयास करा। और अगर ये चार्ट, और अगर आप क्या है कि अगर आप इस क्लास में ना होते, अगर आप 7, 8, 9, 10 क्लास में होते तो आप इस तरीके से लिख लेते और छोड़ देते। लेकिन आपका आंसर अट्रैक्टिव कैसे लगेगा जब आप इसको डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आप इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब सेम थिंग यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने समझाने के लिए ऊपर लिखा था, और यहाँ जो है वो चार्ट, ओके। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से किया हुआ है, और इसमें ऐसा लिखा हुआ है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। क्या लिखा हुआ है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। अब मृदा अपरदन के प्रमुख कारण में क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, अनियोजित कृषि पद्धतियाँ। क्या लिखा हुआ है, अनियोजित कृषि पद्धतियाँ। नंबर 2 में लिखा हुआ है वनों की कटाई, यही बात हमने ऊपर भी कहा था, वनों की कटाई। नंबर 3 में है शहरीकरण, ओके। इसके बाद है अत्यधिक चराई, ओके। और इसके बाद है औद्योगिक गतिविधियाँ, उद्योगों में जो गतिविधियाँ होती है वो भी मृदा अपरदन के कारण है। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अनुचित सिंचाई। ये जो कारण है, ये जो 6 कारण है, ये मृदा अपरदन के मुख्य कारण है। आप समझ पा रहे हैं मृदा अपरदन के मुख्य कारण। इस तरीके से हम डायग्राम में लिख देंगे। इस तरीके से लिखने पर क्या है कि जो कॉपी चेकर हैं वो आपको अच्छा मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, ओके। और अगर आपको 3 मार्क्स देने वाले थे तो हो सकता है वो 4 मार्क्स आपको दे दे, 4.5 मार्क्स दे दे। इस तरीके से आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज होगा। और मेंस का 0.5 मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लिखा हुआ है मृदा अपरदन के प्रकार, क्योंकि आप देख रहे थे कि सबसे पहले कारण पूछ रहा था, फिर प्रकार पूछ रहा था, और फिर संरक्षण के उपायों की चर्चा थी। फिर क्या था, मृदा संरक्षण के जो उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं उसके बारे में लिखना था। और आपको वर्ड्स कितने यूज करने हैं, 120 वर्ड्स यूज करने हैं। 120 वर्ड्स में आप काफ़ी संक्षिप्त में लिखेंगे। तो मृदा अपरदन के जो प्रकार हैं उसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो और बाकी आंसर्स को भी हम लिख पाएँ। मृदा संरक्षण के प्रकार में लिखा हमने जल अपरदन। क्या है, जल अपरदन। बारिश के पानी के कारण भी मृदा अपरदन होता है, इसको हमने देख रखा था। इसके बाद है रासायनिक अपरदन। अब इसमें देख पा रहे हैं कि अम्लीय वर्षा का होना या कीटनाशक के कारण भी क्या होता है, अम्लीय वर्षा और कीटनाशक के कारण भी मृदा अपरदन होता है। इसके बाद में हमने लिखा है वायु अपरदन। और वायु अपरदन में वायु के कारण शुष्क क्षेत्रों में भी मृदा अपरदन होते हैं, ओके। इस तरीके से हमने इसको लिखा। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के उपाय, क्योंकि लास्ट टॉपिक भी हमारा यही था कि मृदा संरक्षण के उपाय लिखना है। इसमें हमारे द्वारा लिखा गया है कि मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं वो है मृदा क्षरण को कम करने के लिए अस्थायी भूमि प्रबंधन विधियों को लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें कटाव नियंत्रण, उचित मृदा संरक्षण, तकनीक और उर्वरकों का उचित उपयोग इत्यादि के प्रयास, और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैला करके शिक्षा को बढ़ावा दे करके भी हम इसका बचा सकते हैं, ओके। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय को, इन्हीं उपायों को हमने क्या करा है, एक डायग्राम के माध्यम से यूज करा है, ओके। क्या है, मृदा संरक्षण के उपाय में क्या लिखा हुआ है, सीधी वार खेती करेंगे तो मृदा संरक्षित होगा। मेड़बंदी, लवणता को कम करके, उचित सिंचाई तकनीक का उपयोग करके, अभियांत्रिकी उपाय से, जैविक खेती करके, वनीकरण से, समोच्च जोताई से और वनस्पति आवरण से हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण को कर सकते हैं। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में निष्कर्ष है, और निष्कर्ष से पहले ये जो है
यही जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को हमने लिख दिया है। इसके अतिरिक्त मृदा संरक्षण के उपाय संरक्षण कृषि, सीढ़ीदार जुताई, पुनर्वनीकरण, कृषि वानिकी, टिकाऊ भूमि प्रबंधन इत्यादि है। मिट्टी की प्राकृतिक स्थिति में परिवर्तन को कम करने वाली संरक्षण जुताई तकनीकों का अभ्यास करने से मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद मिलती है और मिट्टी का क्षरण एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने थोड़ा सा निष्कर्ष लिखा और निष्कर्ष में हमने क्या लिखा है? निष्कर्ष में हमने यह लिखा है कि मृदा संरक्षण एक गंभीर समस्या है। आप सभी जानते हैं कि मृदा संरक्षण जो है वो क्या है? एक गंभीर समस्या है। ओके, और जो भारत की कृषि और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। इन समस्याओं को कम करने के लिए हमें मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा और अनियोजित कृषि पद्धतियों को त्यागना होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है? भूमिका। ओके, भूमिका के बाद जो मुख्य पार्ट है, मुख्य बॉडी में हमने लिखा है सबसे पहले क्या लिखा है हमने? कारण। फिर क्या पूछ रहा था? प्रकार। प्रकार के बाद क्या पूछ रहा था? उपाय। और इन तीनों को लिखने के बाद हमने लास्ट में क्या लिखा? निष्कर्ष। इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो पूर्ण होता है। ओके, इस तरीके से हमारा पूरा आंसर कंप्लीट होता है और इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हो सकता है कि हमें 4-5 मार्क्स मिल जाए। और आपको बीपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए, मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको सारे आंसर्स अच्छे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है कि यदि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से 15 क्वेश्चंस भी आप ऐसे लिख देते हैं इसमें आपको आधे से कुछ ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है और बाकी 4-5 क्वेश्चंस जो है वो क्या करेंगे कि आप जो अच्छे आंसर कहे जाएंगे उस तरीके के लिख देंगे और बाकी जो आपका आंसर है वो नॉर्मल भी होगा फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी लिख करके अपने सिलेक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं। और कि बिहार के पठारी भागों में प्रमुख आध्यात्मिक और धात्विक खनिजों का वर्णन करें। यह खनिज बिहार के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है इसके बारे में आपको लिखना है 8 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 8 मार्क्स में आपको ये आंसर लिखना है। अब यह जो टॉपिक है इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको प्री में भी देखने को मिलते हैं। जैसे धात्विक और धात्विक खनिज से यदि आप चर्चा करें तो बिहार के जो आप सभी जानते हैं कि यह हमारा, मान लेते हैं कि यह जो हमारा क्षेत्र है यह जो है वह बिहार है और बिहार का यह जो क्षेत्र है इधर नीचे वाला जो यह क्षेत्र है, जस्ट वेट अ मिनट, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ पठार, यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है कि कुछ धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ओके, और आप सभी जानते हैं कि जब 2000 में, कब? सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 को जब हमारा जो बिहार है वो झारखंड से अलग हो गया तो हमारे यहाँ के जो इस तरीके के क्षेत्र थे, धात्विक और अधात्विक खनिजों के जो क्षेत्र थे उसका जो अधिकतर भाग है वो इस तरीके से इधर से 45% हिस्सा लेकर के एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया झारखंड और ये सभी क्षेत्र झारखंड में चले गए। लेकिन अभी भी देखते हैं कि बिहार के पठारी भागों में कौन कौन से खनिज हैं, उन खनिजों के बारे में हम जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन को लिखने में सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं, भूमिका के बाद हम मेन बॉडी लिखते हैं और सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। ओके, मेन बॉडी के बाद हम क्या लिखते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन होगा, भूमिका किस तरीके से लिखेंगे हम। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भूमिका में लिखा हुआ है बिहार में खनिज संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के धात्विक व अधात्विक दोनों तरह के खनिज दक्षिणी बिहार के पठारी भागों में पाया जाता है। ये खनिज बिहार के विकास को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। रोजगार सृजन भी यहाँ होता है और सरकार को जो कर राजस्व है वो भी, यह जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है वो कर राजस्व भी प्रदान करता है सरकार को। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो बिहार का यह जो क्षेत्र है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कुछ अधात्विक और धात्विक खनिजों के बारे में लिखा गया है। यह जो चूना पत्थर है वो अधात्विक खनिज है और बाकी जो आप इधर देख पा रहे हैं ये सारे के सारे अधात्विक खनिज हैं। ओके, अधात्विक खनिज में आप देख पा रहे हैं अभ्रक, फिर ये जो बॉक्साइट है आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है धात्विक खनिज है, फिर क्वार्ट्ज जो है वो अधात्विक है, नमक
डोलोमाइट, पायराइट और स्लेट, ये सब के सब धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। जबकि बॉक्साइट और चूना पत्थर जो है ये दोनों के दोनों अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। इस तरीके से अगर हम इसकी अवस्थिति को दर्शाएं एक मैप के माध्यम से, तो आप इस तरीके से देख पाएंगे कि इसमें अधात्विक और धात्विक, ओके, अधात्विक और धात्विक दोनों प्रकार के, जस्ट वेट अ मिनट, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों की अवस्थिति को दर्शाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं अधात्विक और धात्विक दोनों प्रकार के खनिजों की अवस्थिति को दर्शाया गया है। आप जानते हैं कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है। दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में यहाँ कैमूर, यहाँ रोहतास, ये गया, नवादा, जमुई, ये जो क्षेत्र है यहाँ मुख्य रूप से अधात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। कैमूर से और रोहतास से आप चूना पत्थर देख सकते हैं, कैमूर और रोहतास से चूना पत्थर देख सकते हैं, ओके। गया, नवादा और जमुई से आप सोना देख सकते हैं, लेकिन सोना का जो मुख्य भंडार है वह जमुई में देखने को मिलता है, ओके। और इसके अलावा रोहतास से आप डोलोमाइट देख सकते हैं, अभ्रक नवादा से, और जमुई से तांबा, बॉक्साइट और लौह अयस्क को भी आप देख सकते हैं। इसके ठीक बाद यदि चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर से सीमेंट उद्योग में चलता है। अभ्रक जो है वो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका क्रियाकलाप है, और डोलोमाइट जो है वो सीमेंट और कृषि उद्योग में इसका कारोबार है। जबकि नमक जो है वो खाद्य उद्योग है। ये जो क्वेश्चन है इस बार के भी एग्जाम में देखा गया है कि पायराइट जो है यह देश के संसाधनों का 95% बिहार में उत्पादित करता है, और बिहार में कई धात्विक खनिज मौजूद हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। धात्विक खनिज में लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, सीसा एवं जस्ता जो है वो धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। खनिजों का बिहार, ओके, खनिजों का बिहार के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है इसको यहाँ लिखा गया है। खनिजों के बिहार के विकास पर यह प्रभाव है कि यह उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, जो कि अभी हमने बताया। यह रोजगार सृजन करने का काम करता है, और साथ ही खनन राजस्व भी यहाँ से दिया जाता है, जो कि हमने ऊपर भी आपको बता रखा है। इसमें अगर हम देखें तो लिखा हुआ है उद्योगों के लिए कच्चा माल में खनिज बिहार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, जैसे सीमेंट, एल्यूमिनियम, बिजली इत्यादि उद्योगों को चलने के लिए उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करने का कार्य खनिजों द्वारा होता है। रोजगार सृजन की अगर बात करें तो खनिज उद्योग बिहार में रोजगार सृजित करता है, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। और 2024-25 का जो आंकड़ा है इसमें 644 नई फैक्ट्रियों की स्थापना की मंजूरी मिली है, जिसमें 55,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस तरीके से आप रोजगार सृजन के बारे में लिख सकते हैं। और एक आंकड़ा 2023-24 का भी यहाँ लिखा गया है कि 2023-24 में जो आंकड़ा है वो 26,843 लोगों को रोजगार मिला है, ऐसा आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। ये डाटा जो है आप गूगल यूज करके भी लिख सकते हैं और याद कर लेंगे बाद में। फिर अगर हम खनन राजस्व की बात करें, जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिहार के विकास के लिए, कि बिहार में 2023-24 के लिए खनन राजस्व संग्रह लक्ष्य जो है वो 51.78% हासिल किया गया है, और खनन विभाग ने 2024-25 में 40 करोड़ 14 लाख रुपए की रिकॉर्ड राजस्व वसूली की है। इसके साथ ही हम सबसे लास्ट में जब निष्कर्ष लिखेंगे तो हम यह लिखेंगे कि बिहार में खनिज संसाधन राज्य के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। इन खनिजों के उपयोग के लिए कई उद्योग विकसित हुए हैं और रोजगार सृजित हुए। सरकार को कर राजस्व प्राप्त हुआ है, और साथ ही पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि खनिज उद्योगों को टिकाऊ रूप से संचालित किया जा सके। इस तरीके से आप सबसे लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपको आंसर राइटिंग करना कैसे है। अगर आप यह समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कम से कम एक अपना फीडबैक दे करके ज़रूर जाएंगे, जिससे हमें यह लगे कि जो हम बता रहे हैं इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपके ऊपर हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग पर एक नोट लिखिए। हमारा क्या है क्वेश्चन है 8 मार्क्स में, मधुबनी पेंटिंग पर एक नोट लिखिए। इसका आंसर इस तरीके से है कि मधुबनी चित्रकला भारत के मिथिला के क्षेत्र की एक लोक कला है। ओके, आप इसको याद रखेंगे।
इंट्रो में क्या लिखेंगे, मधुबनी चित्रकला भारत के मिथिला क्षेत्र की एक लोक कला है। इस कला रूप की विशेषता इसके जीवंत रंग, ज्यामितीय पैटर्न, प्राकृतिक रंगों का उपयोग है। अब यह कला इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यह जीवंत दिखता है, इसमें ज्यामितीय पैटर्न का प्रयोग किया जाता है और साथ ही प्राकृतिक रंगों का उपयोग इसमें होता है। यह पेंटिंग जो है वो माता सीता के विवाह से संबंधित है और इस चित्रकला को हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ओके, मधुबनी चित्रकला को हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं लिखते हैं, क्योंकि इस पर नोट लिखना है। इसकी विशेषताएं आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये चित्र अपने आदिवासी रूपांकनों और चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के लिए कारण अधिक लोकप्रिय है। यदि इसकी शैली की बात करें तो एक ज्यामितीय आकृति होती है और दूसरा पुष्प, पशु या पक्षी का रूपांकन होता है। इस तरीके से हम इसकी शैली को लिख सकते हैं। अगर इसके बाद चर्चा करें इसके रंगों में, तो इसमें जो रंग प्रयोग होता है वह रंग पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक अर्क के बने होते हैं। और काला रंग जो है वो गाय के गोबर में कालिख का मिश्रण होता है, जो काला रंग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग आप देखते होंगे कि दीवारों पर मुख्य रूप से पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। इसमें जो काले रंग होते हैं वो गाय के गोबर में कालिख मिला करके बनाया जाता है। नीला रंग जो है वह नील से बनाया जाता है। सफ़ेद रंग जो है वो चावल के पाउडर से बनाया जाता है। नारंगी रंग जो है वो पलाश के फूलों से बनाया जाता है और पीला रंग हल्दी से बनाया जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो रंग बन रहे हैं ये सारे के सारे रंग प्राकृतिक स्रोतों से ही लिए गए हैं। ओके, आप यह देख पा रहे हैं। इस चित्रकला में ज़्यादातर गहरे लाल, काले, हरे और नीले रंगों का उपयोग होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। यदि कलाकार एवं उपलब्धियों की बात करें तो लार्जेस्ट मिथिला आर्ट गैलरी 2018-19 में भारतीय रेल के समस्तीपुर मंडल ट्रेन पर मधुबनी पेंटिंग किया गया था और फिर उस ट्रेन को चलाया गया था। विश्व में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई थी, बहुत प्रशंसा भी मिली थी विश्व में मिथिला चित्रकला को। अगर इसके कुछ प्रमुख कलाकारों की बात करें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कर करके, लेकिन आप जिस तरीके से चाहें यहाँ लिखा गया है। सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्ता, पद्मश्री जगदम्बा देवी, सत्यनारायण लालकर्ण और भारती दयाल इत्यादि जो हैं ये कलाकार हैं। किस चीज़ के? मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है, तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं उस समय आप चार्ट का उपयोग किस तरीके से करते हैं, डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, मैपिंग किस तरीके से करते हैं, इस पर विशेष आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स बढ़ाने का काम होता है वो इन्हीं का होता है। आप एक बिहार का मैप बना लेंगे। ओके, जो भी जिस तरीके से भी आपको आता है बिहार का मैप आप बना लेंगे। और बिहार का मैप बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भी जगह है उस जगह को लोकेट करेंगे कि किस जगह, जैसे ईस्ट चंपारण, ओके, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में मधुबनी पेंटिंग जो है खास करके उत्तरी बिहार, आप जानते हैं कि इस तरीके से गंगा 2 भागों में बांटी हुई है, इधर दक्षिणी और इधर उत्तरी। तो आपको क्या करना है, जो मुख्य रूप से जो उत्तरी बिहार है वो फेमस है मधुबनी पेंटिंग के लिए, और मुख्य रूप से यहाँ जो मिथिला मधुबनी का क्षेत्र है वो। ओके, तो ये जो क्षेत्र हैं इसमें आप क्या करेंगे कि बताएंगे कि इन क्षेत्रों में एक बिहार का मैप बना देंगे। इधर आपको पता है पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश लोकेट कर देंगे और फिर कुछ जगहों को लोकेट करके वहाँ नाम लिख देंगे। और फिर इस तरीके से आप बताएंगे कि मानचित्र बिहार का है जिसमें आपने स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। इस तरीके से आपका आंसर जो है और अच्छा देखने को लगेगा। अगर इसके आगे बात करें तो 27 सितंबर 2019 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग के विश्व कीर्तिमान में शामिल करने का निर्णय लिया गया एवं मधुबनी में रेलवे स्टेशन पर स्थानीय कलाकारों द्वारा लार्जेस्ट मिथिला आर्ट गैलरी का निर्माण भी किया गया। जापान में भी मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी एक संग्रहालय है। इस तरीके से लिख करके और जो मेन पॉइंट है उसको आप क्या करेंगे, नीचे से हाईलाइट भी कर देंगे, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किया हुआ है। ओके,
आगे मधुबनी पेंटिंग के यदि प्रकार की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग के प्रकार नीचे लिखे गए हैं। मधुबनी पेंटिंग के प्रकार में लिखा हुआ है भित्ति चित्र। ओके, भित्ति चित्र जो है वो धार्मिक चित्रों के माध्यम से घर की सजावट की जाती है, जिसको भित्ति चित्र कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर, शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, इनकी मूर्ति बना करके भित्ति चित्र धार्मिक चित्रों का चित्रांकन किया जाता है घरों में। यदि प्रतीकात्मक चीज़ों की बात करें तो सिंह जो है वो शक्ति का प्रतीक है, हाथी घोड़ा जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है, और सूर्य चंद्र जो है वो दीर्घायु होने का प्रतीक माना जाता है। यदि अरिपन की बात करें तो महिलाओं द्वारा घर के आंगन में चौखट पर पिसे हुए चावल और पानी की सहायता से अरिपन बनाया जाता है। और साथ ही यदि आप पट्टचित्र की बात करें तो यह चित्र अंगुलियों या बांस की तुलिकाओं से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसके अलावा यदि हम लास्ट में निष्कर्ष लिखें तो निष्कर्ष में आप इस तरीके से लिखेंगे कि इस प्रकार कला भारतीयों को न केवल एक विशेष पहचान प्रदान कर रही है बल्कि स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी देने का कार्य कर रही है, और यह मैथिली भाषी आबादी के दैनिक जीवन एवं त्योहारों में काफ़ी हद तक मेल खाती है। इस तरीके से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करने हैं यदि 7 और 8 मार्क्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो। हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की संरचना, मुख्य विशेषताएं और महत्व की व्याख्या कीजिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपको लिखना क्या है, संविधान की संरचना लिखना है। क्या लिखना है? संविधान की संरचना लिखना है। इसके साथ ही आपको उसकी मुख्य विशेषताओं को लिखना है और इसके महत्व को लिखना है। साथ ही देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के आकार देने में इसकी क्या भूमिका है, मतलब भूमिका भी लिखना है। कैसी भूमिका? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के आकार देने के लिए किस प्रकार से इसकी भूमिका है। साथ ही आपको समकालीन भारत में इसकी अनुकूलता और प्रासंगिकता पर भी चर्चा करना है। और सबसे लास्ट में साथ ही सामाजिक निहितार्थों और चुनौतियों पर, मतलब चुनौतियाँ भी लिखना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन में पढ़ करके देख पा रहे हैं कि आपको संरचना लिखना है, मुख्य विशेषताएं लिखनी है, महत्व लिखना है, भूमिका लिखना है और चुनौतियाँ लिखनी है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसको आप विभिन्न आयामों में तोड़ लेंगे और फिर इसका आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 38 मार्क्स में है, तो आप 38 मार्क्स का मतलब होता है कम से कम 4 से 5 पेज में आंसर लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर में सबसे पहले भूमिका में है कि भारतीय संविधान एक विस्तृत और जटिल दस्तावेज है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो एक विस्तृत और जटिल दस्तावेज है जिसमें सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो कुल 448, करीबन 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान की जो मुख्य ढांचा है इस तरीके से है। यदि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, एकल नागरिकता है, त्रिस्तरीय सरकार है, विशाल संविधान है, मौलिक कर्तव्य, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, और साथ ही सहकारी समितियां और आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान में संलग्नित है। यदि हम इस सारे के ऊपर डिटेल चर्चा करें तो आप यह समझेंगे कि सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है वो भारतीय संविधान है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितने नियम और कानून हैं। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग संविधान हो। जो संविधान केंद्र सरकार फॉलो करती है वही संविधान राज्य सरकार और प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना होता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है जो कि एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि जो भारतीय संविधान को लिखने वाले हैं उनका नाम क्या है। अगला है कि नंबर 2 में हमने देखा था विशेषताओं में कि यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है,
मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से करीबन 250 प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी है, क्योंकि 395 में से 250 जो प्रावधान है वो एक ही स्रोत से लिया गया है। इस तरीके से आप यह बोल सकते हैं। बाकी जो है वो आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस इत्यादि के, कनाडा इत्यादि के संविधानों से कुछ कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं। कौन कौन से राइट्स लिए गए हैं इसको हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे, या फिर आप प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, किस तरीके से किनको कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में। इसके अलावा यदि आप चर्चा करें कि सरकार का संसदीय स्वरूप, तो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो बहुमत दल का शासन, कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दायित्व इत्यादि है। साथ ही मौलिक कर्तव्य में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। साथ ही आपातकालीन प्रावधान की यदि बात करें तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विरोध के कारण भी आपातकाल लगता है। यह अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। साथ ही आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत भी लगता है, जो कि वित्तीय आपातकाल होता है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 356 और 365 के तहत भी आपातकाल लगता है, जो कि राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उत्पन्न आपातकाल होता है। आप इसको याद रखेंगे। आपातकालीन परिस्थितियाँ 3 प्रकार से, अनुच्छेद 352, 60, 56 और 65। किसमें किस तरीके से आपातकाल की स्थिति बनती है ये आपने देखा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि भारत जो है संविधान का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। ओके, अगर आगे देखें कि भारतीय संविधान के महत्व को देखें तो भारतीय संविधान का जो महत्व है उसे हमने एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के महत्व को देखें तो भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी और राजनैतिक संस्था है। ठीक, यह इसका जो संविधान है वह भारतीय संविधान के जो महत्व है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के महत्व में सर्वोच्च कानून है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक संरक्षण है, विवादों का निपटारा है, सामाजिक न्याय है, संघवाद है, शक्तियों का विभाजन है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस तरीके से भारतीय संविधान के ढेर सारे आयाम हैं। इन सभी आयामों को भी आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, आगे यदि हम देखें, भारतीय संविधान भारत के शासन के लिए एक प्रमुख दस्तावेज है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार के विभिन्न अंगों को परिभाषित भी करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी देने का कार्य करता है। भारतीय संविधान का राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप देखे थे कि क्वेश्चन में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिका पूछा जा रहा था, इसीलिए हमने अपने आंसर में इसको कोट करा। राजनीतिक रूप से जो संविधान की भूमिका है वो है संविधान भारत को एक संसदीय लोकतंत्र बनाता है, जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और यह सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन भी करता है। यदि हम सामाजिक रूप से इसके कर्तव्यों को देखें तो संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि की रक्षा करता है। यह सामाजिक न्याय, समानता को बढ़ावा देता है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि हम आर्थिक रूप से इसके भूमिका को देखें तो संविधान एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सभी के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार को निर्देशित करता है आर्थिक रूप से। इस तरीके से हमने देखा कि भारतीय संविधान की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या भूमिका रही। आगे हमें यह भी क्वेश्चन में देखे थे कि भारतीय संविधान की अनुकूलता व प्रासंगिकता को पूछ रहा था। तो जो इसकी अनुकूलता और प्रासंगिकता है कि संविधान को जीवंतता मिली है, मूल सिद्धांतों का संरक्षण है, संवैधानिक संशोधन है, न्यायिक व्याख्या है और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बात है।
भारतीय संविधान के अनुकूलता व प्रासंगिकता में। इसके अलावा यदि बात करें तो भारतीय संविधान एक मूल दस्तावेज है जो अपने मूल सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता रखता है। यह संविधान की प्रासंगिकता और बदलते भारत में इसकी भूमिका सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही अगर आगे देखें हम तो भारतीय संविधान के सामाजिक निहितार्थ में देखें सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, शहरीकरण और गरीबी और सामाजिक विभाजन, ये सब के सब सामाजिक निहितार्थ में काउंट किए जाएंगे। यदि भारतीय संविधान की चुनौतियों को देखें जो कि आपसे पूछा भी गया था, तो भारतीय संविधान की जो चुनौतियां हैं वो जनसंख्या की वृद्धि, भारतीय संविधान की जो चुनौतियां हैं वो जनसंख्या वृद्धि है, भाषा संघर्ष है, क्षेत्रवाद है, राजनीतिक अस्थिरता है और इसका दुरुपयोग है, अशिक्षा और गरीबी है, सामाजिक अन्याय है, भेदभाव है, सामाजिक असमानता है और आतंकवाद इसके मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य चुनौतियां हैं भारतीय संविधान की। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप यह पाएंगे कि जो क्वेश्चन का डिमांड था, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के डिमांड क्या क्या थे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन का मुख्य डिमांड यह था कि भारतीय संविधान की संरचना को लिखे, जिससे हमने लिख लिया, मुख्य विशेषताएं हमने लिख ली, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे की भूमिका को हमने लिख लिया, इसकी अनुकूलता और प्रासंगिकता को हमने लिख लिया और इसकी चुनौतियों को हमने लिख लिया। इस तरीके से क्वेश्चन का जो डिमांड था उन डिमांड्स को हमने फुलफिल करा। आप यह देख पा रहे होंगे कि डिमांड्स जो है वो फुलफिल हो गया। इंट्रो भी हमने लिख लिया है और मेन बॉडी के सारे पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। अब लास्ट में हमें लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है? कंक्लूजन। तो चलिए अब लिखते हैं कंक्लूजन। ओके, अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? अब कंक्लूजन में लिखेंगे कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके सामने कई सामाजिक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को उचित नीतियां बनानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज का निर्माण हो सके। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करने पर इट मे भी हैपन कि आपको हाफ से अधिक मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यदि आपको स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में आधे से अधिक मार्क्स मिल जाते हैं तो आपका आंसर जो है वो अच्छा काउंट माना जाता है। यदि आपको 22-25 मार्क्स मिल गए तो आप यह समझ लें कि आपने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स रेयर ही देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपको ये सेशन समझ में आया होगा। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।